गुड इवनिंग एवरीवन। आज मैं फिर से आपको डेरिवेशंस पढ़ाने जा रहा हूँ। पिछले एपिसोड में मैंने आपको थिन स्फेरिकल सेल ऑफ चार्ज, सॉलिड स्फीयर ऑफ चार्ज का डेरिवेशन पढ़ाया। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल का डेरिवेशन मैंने अच्छी तरह से बताया। उसके बाद मैंने आपको ग्राफिकल एनालिसिस कराई। आज फिर मैं डेरिवेशंस पढ़ाने जा रहा हूँ और ये डेरिवेशन जो बताने जा रहा हूँ ये बोर्ड और कंपटीशन दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको बहुत सीरियसली वॉच करना और समझने की कोशिश करना। आज का टॉपिक होगा इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ड्यू टू अ फाइनाइट लाइन ऑफ यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसके फार्मूले में पहले भी बता चुका हूँ। आज मैं फिर से इसके फार्मूले रिवाइज करता हूँ, फिर इसके डेरिवेशन आपको समझाने जाता हूँ। देखिए फिर एट पॉइंट P, x component of electric field lambda upon 4 pi epsilon naught r cos theta 1 plus cos theta 2 and y component of electric field lambda upon 4 pi epsilon naught r sin theta 1 minus sin theta 2। बच्चों पहले आप इसको डायग्राम से समझो, फिर इस फॉर्मूले को रिवाइज करते हैं। इस डायग्राम में एक फाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज दिखाई गई है। इसका जो लेंथ है वो फाइनाइट है, उतना ही है जितना दिखाया हुआ है। इस पे लीनियर चार्ज डेंसिटी कांस्टेंट है, दैट इज लैम्डा कूलॉम पर मीटर। ये कांस्टेंट है, इसको कहते हैं यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और एक पॉइंट P है उसके सामने, जिसके इस लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस स्मॉल r है। इस पॉइंट पर मुझको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड और नेट पोटेंशियल का फॉर्मूला डिराइव करना है। तो मैंने इस पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस स्मॉल r दिखाया है। इसको मैंने ओरिजिन डिफाइन किया, इस पॉइंट को टर्मिनल से ज्वाइन किया। ट्रायंगल सबटेंडेड यहाँ पे थीटा 1 शो किया हुआ है, थीटा 2 शो किया हुआ है। बच्चों आपके क्वेश्चन में थीटा 1 थीटा 2 पहले से गिवन होगा, लैम्डा गिवन होगा, r गिवन होगा, और आपको इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल निकालना होगा। तो डेरिवेशन को इजी बनाने के लिए मैं एक्स एक्सिस पॉजिटिव एक्स को राइटवर्ड दिखाया, पॉजिटिव वाई को डाउनवर्ड दिखा दिया। ऐसा कोई एजम्पशन लेना होता है। इनफैक्ट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है उसको गेस करने का एक रफ आइडिया है कि अगर इस पूरे चार्ज का कहीं सेंटर ऑफ चार्ज होगा, एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट ले लो, वैसे ही जैसे सेंटर ऑफ मास होता है। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होने की वजह से अगर इसका सेंटर होगा तो इसके मिड पॉइंट पर होगा। अगर हम लोग आर्बिट्रेरीली पूरे चार्ज को सेंटर पे कंसंट्रेट करा दें और यहाँ +1 पुट कर दें, तो आर्बिट्रेरी मेथड से कह सकते हैं कि इस पे रिपल्शन फोर्स जो पॉइंट P पर +1 रखे उस पे जो रिपल्शन फोर्स आएगा वो अप्रॉक्सीमेटली इस डायरेक्शन में आएगा। ये अप्रॉक्सीमेट मेथड है बच्चों, एग्जैक्ट मेथड नहीं है। ये समझाने का एक अप्रॉक्सीमेट मेथड है। इससे हमको एक रफ आइडिया मिलता है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड इंक्लाइंड होगा, शोन बाय ग्रीन कलर। तो इसका फिर एक x कंपोनेंट होगा राइटवर्ड और y कंपोनेंट होगा डाउनवर्ड, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस से फाई एंगल बनाएगा। तो प्यारे बच्चों, ये जो दो कंपोनेंट मैं यहाँ समझाया हूँ, इन्हीं दोनों का फॉर्मूला यहाँ पे डिस्क्राइब किया हुआ है। यही दोनों कंपोनेंट के फार्मूले हमने डिस्क्राइब करे हैं, और ये दोनों कंपोनेंट म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। डायग्राम में आप देख पा रहे हो। देन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। पैरेललोग्राम ला यूज करोगे तो ये फार्मूला बनता है। डिराइव करने पर पॉइंट P पर नेट पोटेंशियल V आता है लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ln cot थीटा 1/2 into cot theta 2/2, where lambda is linear charge density which is supposed to be constant। प्यारे बच्चों, ln का मतलब होता है log to the base c। तो मैं ये जो फार्मूले है इसका डेरिवेशन देने जा रहा हूँ। देखिए कैसे डिराइव होता है। See the below figure for the reference. The linear charge density lambda coulomb per meter given as constant।
बच्चों एक्चुअली आपने कूलम्स लॉ पढ़ रखा है। कूलम्स लॉ यूज करने के लिए पॉइंट चार्ज का होना ज़रूरी होता है। इतनी बड़ी लाइन का जो चार्ज है वो पॉइंट चार्ज नहीं हो सकता, इसलिए कूलम्स लॉ डायरेक्टली अप्लाई नहीं होगा। इस लाइन पे पॉइंट चार्ज क्रिएट करना होगा, फिर कूलम्स लॉ यूज करना होगा, फिर कैलकुलस मेथड लगाना होगा। बच्चों मेथड ये होगा कि इसको ओरिजिन मान लो, वाई हाइट पर डी वाई लेंथ का एक बहुत छोटा सा एलिमेंट काटो। प्यारे बच्चों, ये एजम्पशन के मुताबिक बहुत छोटा है, लेकिन बहुत छोटा दिखाया नहीं गया है क्योंकि डिस्क्राइब करने में दिक्कत होती है। लेकिन आप इसको मानोगे कि ये बहुत छोटा है, डी वाई इज़ वेरी वेरी स्मॉल। जब ये लेंथ बहुत छोटा होगा तो उसके ऊपर चार्ज का जो क्वांटिटी होगा वो भी वेरी स्मॉल होगा। उस वेरी स्मॉल चार्ज को डी क्यू लिखोगे, कैलकुलस में डी क्यू लिखोगे और इसको पॉइंट चार्ज मान लोगे। नाउ सपोज डी क्यू एक पॉइंट चार्ज है, पॉइंट पी पे +1 यूनिट चार्ज पुट कर दो, तो इस डी क्यू की वजह से एज पर कूलम्स लॉ रिपल्सन फोर्स का डायरेक्शन, ये जो पोजीशन वेक्टर एस वेक्टर दिखाया हूँ इसी के डायरेक्शन में होगा। रिपल्शन होगा तो ऐसे आउटवर्ड दिखाओगे। बच्चों, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड वेरी स्मॉल होगा, इसलिए उसको वेक्टर में डी वेक्टर लिखा जाएगा। डायग्राम के मुताबिक ये जो पोजीशन वेक्टर है पॉइंट पी का विथ रिस्पेक्ट टू डी क्यू, इसको मैंने एस वेक्टर डिफाइन किया है, और जो एस वेक्टर है वो अपर डायरेक्शन से क्लॉकवाइज सेंस में जो एंगल फॉर्म कर रहा है उसको हमने वेरिएबल थीटा दिखाया है। तो बच्चों, जब ये थीटा वेरिएबल दिखाओगे तो ये रिमेनिंग एंगल पाई माइनस थीटा होगा, समझ पा रहे हो, और ये हाइट वाई होगा और ये आर होगा। जब ये पाई माइनस थीटा होगा तो डायग्राम के मुताबिक ये भी पाई माइनस थीटा होगा। तो हम लोग डी ई वाई कंपोनेंट और डी एक्स कंपोनेंट इस डायग्राम से निकालेंगे, उसके बाद फिर इंटीग्रेट करेंगे। देखो कैसे होता है। लैम्डा को आप डिफाइन करते हो कैलकुलस में डी क्यू बाई डी एल। बाय द वे डी एल की जगह पे यहाँ डी वाई लिख सकते हो क्योंकि इस एलिमेंट का लेंथ आपने डी वाई शो किया हुआ है। नाउ डूइंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन डी क्यू इक्वल्स लैम्डा डी वाई, and in the figure cot pi minus theta equals y by r। देखो यहाँ पे cot of pi minus theta equals base upon height, that is y by r, got it। sin pi minus theta equals r by s, sin of pi minus theta equals height upon hypotenuse, that is r by s, वही मैंने यहाँ पे लिख रखा है। Now doing cross multiplication y equals r cot pi minus theta, and cot pi minus theta is minus cot theta, so this becomes minus r cot theta। बच्चों, अगर बोथ साइड को थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करा जाए, आर को कांस्टेंट मानोगे, आर वेरिएबल नहीं है क्योंकि इसको फिक्स पॉइंट माना गया है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कांस्टेंट हो गया। डिफ्रेंशिएट करोगे डिवाइड बाई डी थीटा की वैल्यू आएगी, माइनस आर को बाहर निकाल लो, कॉट थीटा का डिफरेंशियल होगा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, माइनस माइनस प्लस कम्स आउट आर कोसेक स्क्वायर थीटा। Then doing cross multiplication dy equals r cosec square theta d theta, dy की वैल्यू आ गई। Similarly by doing cross multiplication r equals s sin pi minus theta, is it? But sin pi minus theta is sin theta, you must say this is s sin theta। sin theta को इधर लेफ्ट साइड में डिवाइड करो to get to the value of s as r cosec theta। बच्चों, आप कूलम्स लॉ यूज करो। अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ
very small electric field at point P due to charge dq, that is modulus of d vector equals 1 by 4 pi epsilon naught dq upon s square. But you already know that dq equals lambda dy, and you already know that s equals r cosec theta. So by taking square it becomes r square cosec square theta. बच्चों dy की वैल्यू ऊपर आप निकाल चुके हो, उसको ला के सब्सटीट्यूट करो। dy निकाले हो r कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, उसको लाकर पुट किया। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कोसेक स्क्वायर थीटा कैंसिल होगा, r स्क्वायर r से कैंसिल होगा, सिंगल r बचेगा, न्यूमरेटर में लैम्डा डी थीटा बचेगा। अब बच्चों डी वेक्टर के दो कंपोनेंट निकालो, x कंपोनेंट डी एक्स, दैट इज डी साइन पाई माइनस थीटा। डायग्राम देखो बच्चों, जो डी एक्स कंपोनेंट होगा दैट शुड बी डी इंटू साइन ऑफ पाई माइनस थीटा, और जो y कंपोनेंट होगा डी वाई दैट शुड बी डी इंटू कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा। यही मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ। डी एक्स इक्वल्स डी साइन पाई माइनस थीटा, साइन पाई माइनस थीटा इज साइन थीटा, सो डी एक्स इज नथिंग बट डी साइन थीटा। बच्चों डी की वैल्यू ऊपर से यहाँ पे कॉपी पेस्ट करो, डी की वैल्यू पुट किया इंटू साइन थीटा, दिस इज इक्वेशन 1 डी एक्स। सिमिलरली y component dy, it should be d cos pi minus theta, and cos of pi minus theta is minus cos theta, so this becomes minus d cos theta. So dy equals d की वैल्यू पुट किया माइनस 1 by 4 pi epsilon naught lambda d theta by r into cos theta, से इक्वेशन नंबर 2। Now integrating equation 1 for the whole line of charge from bottom to top। प्यारे बच्चों पूरी लाइन ऑफ चार्ज की वजह से अगर मेरे को x कंपोनेंट चाहिए तो बॉटम टू टॉप उसको इंटीग्रेट करना होगा। तो उसको मैथ में कैसे लिखोगे? टोटल x कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड Ex इक्वल्स इंटीग्रल डी एक्स लिमिट थीटा 1 टू पाई माइनस थीटा 2। प्यारे बच्चों थीटा की लिमिट समझना बहुत ज़रूरी है, कुछ बच्चों के आसानी समझ में नहीं आता, तो मैं थीटा की लिमिट कैसे डिसाइड करते वो समझाने जा रहा हूँ। फिर डी एक्स की वैल्यू यहाँ पे पुट किया गया है, फिर कांस्टेंट को बाहर निकाला गया है और इसको इंटीग्रेट किया गया है। पहले आप थीटा की लिमिट निकालना सीखो। बच्चों इस डायग्राम में जो थीटा आपने डिफाइन करा है वो पोजीशन वेक्टर एस जो पॉइंट पी का है वो अपवर्ड डायरेक्शन से क्लॉकवाइज जितना बना रहा है उसी को आपने थीटा डिफाइन किया है। तो थीटा की लोअर लिमिट जब बॉटम से चलोगे, यहाँ से चलोगे, तो ये जो लाइन होगी ये पोजीशन वेक्टर होगी। तो अपवर्ड डायरेक्शन से क्लॉकवाइज एंगल लेना होगा, तो क्लॉकवाइज एंगल लोगे तो बच्चों वो थीटा 1 होगा। ये थीटा की लोअर लिमिट मानी जाएगी। लेकिन जब आप इसी तरह से ट्रेवल करते करते टॉपमोस्ट पॉइंट पे पहुंचोगे, यहाँ पे किसको पॉइंट पी से ज्वाइन करोगे तो ये लाइन पोजीशन वेक्टर कहलाएगी। फिर इस पॉइंट पर अपवर्ड डायरेक्शन ले लो, तो अपवर्ड डायरेक्शन से बच्चों क्लॉकवाइज ये जो एंगल बनेगा, यही थीटा की अपर लिमिट मानी जाएगी, क्योंकि जैसे आप थीटा डिफाइन करें उसी तरह से लिमिट लेना होता है। आपके क्वेश्चन में ये थीटा 2 ऑलरेडी गिवन है, तो फिर थीटा की अपर लिमिट पाई माइनस थीटा 2 होनी चाहिए, इसलिए आपके डेरिवेशन में अपर लिमिट को पाई माइनस थीटा 2 दिखाया हुआ। फिर डी एक्स की वैल्यू ऊपर से यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया, कांस्टेंट को बाहर निकाला, इंटीग्रल में साइन थीटा डी थीटा बचेगा। साइन थीटा का इंटीग्रल होता है माइनस कॉस थीटा। फिर लिमिट रख दिया।
अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करो, सिंप्लीफाई करो बच्चों, ब्रैकेट में मिलेगा cos थीटा 1 प्लस cos थीटा 2। इतना आप खुद से करके देख लेना। टैक्स कंपोनेंट का फॉर्मूला डिराइव हो गया, लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r cos थीटा 1 प्लस cos थीटा 2। Similarly, integrating equation 2 for the whole line of charge from bottom to top, we can get dy, y equals integral dy, थीटा की लिमिट वैसे ही लेनी होगी, dy की वैल्यू यहाँ पे पुट करना होगा, ऊपर निकाले हो, कांस्टेंट क्वांटिटी को बाहर निकाल लो, निकाल लिया, इंटीग्रल में cos थीटा बचेगा, cos थीटा और डी थीटा का इंटीग्रल आप पहले से जानते हो, cos थीटा का इंटीग्रल sin थीटा होता है, sin थीटा लिख डालो, लिमिट पुट करो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट सॉल्व करो, सॉल्व करने पर बच्चों ये इतना फार्मूला आता है, यह आता है लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r इंटू साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 2। एज इट, ये दो कंपोनेंट तो मैं डिराइव करवा दिया। आप पॉइंट P पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखोगे, तो वेक्टर को लिखने का तरीका x कंपोनेंट इंटू वाई कैप, y कंपोनेंट इंटू जे कैप, ये 2 डायमेंशनल वेक्टर है तो ऐसे लिखोगे। और मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे बच्चों, मैग्नीट्यूड ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो जब न्यूमेरिकल सॉल्व करना होगा तो एक्स और वाई ऊपर वाले फार्मूले से कैलकुलेट करोगे, फिर यहाँ पर उनकी वैल्यू लाकर पुट करोगे टू गेट टू नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। tan फाई की वैल्यू डायग्राम से निकालो, इट्स शुड बी वाई अपॉन एक्स। कैसे, एक बार डायग्राम फिर से देखो, प्यारे बच्चों यहाँ पे अगर मैं एक ट्रायंगल बनाकर दिखाना चाहूँ तो दरअसल इस एंगल को फाई माना गया है, ऊपर वाले डायग्राम में दिखाया हूँ, यहाँ पे मिस हो गया, ये एंगल फाई होगा। तो ऊपर वाले डायग्राम से रेफरेंस ले लो, ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारा एक्स कंपोनेंट से फाई एंगल बना रहा है। अगर रेक्टेंगल कंप्लीट किया जाए, जिसको पैरेललोग्राम भी कहते हैं, 30 वाले ट्रायंगल में tan फाई की वैल्यू बच्चों कितनी आएगी, हाइट दैट इज ई वाई अपॉन बेस दैट इज ई एक्स। सो tan फाई इक्वल्स ई वाई अपॉन ई एक्स, इतना आएगा। इस स्टेटमेंट को वहाँ पे लिखा हुआ है, tan फाई इक्वल्स ई वाई बाई एक्स दैट इज फाई इक्वल्स tan इनवर्स ई वाई बाई एक्स। न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त आप इनकी वैल्यू पुट कर लेना, सिंप्लीफाई कर लेना, फाई की वैल्यू आ जाएगी, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पता चलेगा। हैंस प्रूव्ड। अब मैं आपको पोटेंशियल निकालना सिखाता हूँ। सिमिलरली, वेरी स्मॉल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज डी क्यू, इट शुड बी रिटन एज डी वी। बच्चों पॉइंट चार्ज की थ्योरी लगा दो, तो ये पॉइंट चार्ज डी क्यू है और डी क्यू से पॉइंट P का जो डिस्टेंस स्मॉल एस है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट फ्री स्पेस मान लो, और Q बाई आर फार्मूला लगा दो। Q की जगह पे डी क्यू, आर की जगह पे एस, डी क्यू की वैल्यू पुट कर डालो लैम्डा डी वाई, और एस की वैल्यू आर कोसेक थीटा, फिर डी वाई की वैल्यू ऊपर निकाल चुके हो, दैट इज़ आर कोसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। सो प्यारे बच्चों, यहाँ कुछ कैंसिल होगा, आर तो पूरी तरह से कट जाएगा, कैंसिल हो के ऊपर कोसेक थीटा बचेगा, तो डी वी कितनी वैल्यू आएगी। टोटल पोटेंशियल निकालो, उसके लिए इंटीग्रेट करना होगा। इंटीग्रेटिंग फॉर द होल लाइन ऑफ चार्ज फ्रॉम बॉटम टू टॉप एट पॉइंट P, इट शुड बी नेट और टोटल पोटेंशियल V, दैट इज इंटीग्रल डी वी थीटा 1 टू पाई माइनस थीटा 2। थीटा की लिमिट बार बार वही रखी जाएगी जो एक बार समझा दिया हो। डी वी की वैल्यू रिपीट करो, कांस्टेंट को बाहर निकालो। बच्चों इंटीग्रल में कोसेक थीटा डी थीटा बचेगा। इंटीग्रल कैलकुलस में प्यारे बच्चों आपको मैथ टीचर पढ़ाएंगे कि कोसेक थीटा डी थीटा का जो इंटीग्रल होता है
वो log ऑफ tan थीटा बाई 2 होता है। मैथ में आपको पढ़ाया जाएगा, यहाँ पे डायरेक्ट यूज़ किया जा रहा है। ln का मतलब log टू द बेस c। सो ln tan थीटा बाई 2 उसका इंटीग्रल होगा, लिमिट पुट करो। सो पहले अपर लिमिट पुट करो, फिर माइनस लगा के लोअर लिमिट पुट करो, log m माइनस log n आएगा। शॉर्ट में log m बाई n फार्मूला पढ़े हो, तो हो गया log m बाई n फार्मूले के हिसाब से नेट पोटेंशियल कम्स आउट लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ln tan पाई माइनस थीटा 2 बाई 2 अपॉन tan थीटा 1 बाई 2। अब इस 2 से डिवाइड कर दो, तो होगा tan पाई बाई 2 माइनस थीटा 2 बाई 2। tan 90 माइनस थीटा का फार्मूला लगा दो, क्या आएगा बच्चों? वो हो जाएगा cot थीटा 1 बाई 2, और डिनोमिनेटर में जो tan थीटा 1 बाई 2 है, इसको न्यूमरेटर में ले जाओगे तो ये भी हो जाएगा cot थीटा 1 बाई 2। तो फाइनली ब्रैकेट में बच्चों मिलता है ln cot थीटा 1 बाई 2 इंटू cot थीटा 2 बाई 2 लैम्डा इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। सो दिस इज फार्मूला फॉर द टोटल पोटेंशियल और नेट पोटेंशियल एट पॉइंट पी, हेंस प्रूव्ड। तो बच्चों इसमें क्या होगा, न्यूमेरिकल पूछा जाएगा, डायरेक्ट फार्मूला आप यूज करोगे। डेरिवेशन तो मैंने समझा दिया, फार्मूले को अच्छे से समझ लो, लर्न कर लो, डेरिवेशन पे कमांड कर लो, उससे कॉन्फिडेंस गेन होगा। अब मेरा नेक्स्ट टॉपिक होगा इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ अ रिंग सेगमेंट ऑफ चार्ज। कैसे डिराइव होता है देखो प्यारे बच्चों, ये रिंग का एक सेगमेंट है, आई मीन सर्कुलर सेक्टर है। एक ऐसा सेगमेंट है जो अपने सेंटर पे टोटल एंगल 5 रेडियन बना रहा है। एक एंगल बाइसेक्टर लाइन बना दो, ये होगा 5/2, ये होगा 5/2, और ये रिंग का रेडियस स्मॉल आर, और ये रिंग का सेंटर इस पॉइंट ओ। इस पे लीनियर चार्ज डेंसिटी को कांस्टेंट माना गया है, दैट इज लैम्डा कूलम पर मीटर। अगर पॉइंट ओ पे +1 पुट किया जाए और हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट लगाया जाए कि रिंग सेगमेंट का जो टोटल चार्ज है वो उसको अगर सेंटर ऑफ मास पे कंसंट्रेट करा दूँ। बच्चों मैं फिर से कहना चाहता हूँ कि अप्रॉक्सीमेट मेथड है, डायरेक्शन समझने का अप्रॉक्सीमेट मेथड है, क्योंकि कूलम्स लॉ जो डायरेक्ट यूज होता है पॉइंट चार्ज के लिए यूज होता है, कि बिग बॉडी के लिए कैलकुलस मेथड लगाना ही पड़ता है। डायरेक्शन समझाने के लिए हम लोग सेंटर ऑफ मास की थ्योरी लगाते हैं। तो आप मैकेनिक्स में पढ़ते हो कि रिंग सेगमेंट का सेंटर ऑफ मास इसी बाइसेक्टर लाइन पे हवा में यहाँ कहीं होता है। अगर पूरे चार्ज को यहाँ पे कंसंट्रेट करा दूँ तो यहाँ +1 पे जो लगने वाला फोर्स होगा वैसे अपवर्ड आना चाहिए, अपवर्ड आना चाहिए। इससे पता चलता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो सेंटर पे आएगा दैट विल बी अलोंग दिस एंगल बाइसेक्टर लाइन एंड इन अपवर्ड डायरेक्शन। डायरेक्शन समझने का ये तरीका हो गया, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलस मेथड से आएगा, क्योंकि कूलम्स लॉ पॉइंट चार्ज के लिए बना है और ये पॉइंट चार्ज है नहीं, तो इस पर पॉइंट चार्ज क्रिएट करना होगा। तो बच्चों ये डिराइव कैसे होता है ये आपको समझाने जा रहा हूँ। पहले फार्मूला रिवाइज करा दूं। एट द सेंटर पॉइंट हो, डिराइव करने पर बच्चों जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा दैट विल बी लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर sin 5/2 आएगा। जो नेट पोटेंशियल आएगा लैम्डा 5 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, लैम्डा की वैल्यू Q/L पुट करने पर एक फार्मूला बनता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। न्यूमेरिकल्स में आप ये फार्मूले डायरेक्ट यूज़ करोगे।
मैं इसका डेरिवेशन समझाने जा रहा हूँ, उसको तो वॉच करो। लैम्डा को कहा गया लीनियर चार्ज डेंसिटी, इसको कांस्टेंट माना गया है। तो जब लैम्डा कांस्टेंट होता है तो डी क्यू बाई डी एल की जगह पे क्यू बाई एल फॉर्मूला भी यूज होता है, मैं समझा चुका हूँ। प्रूफ देखो, वी नो लैम्डा इक्वल्स डी क्यू बाई डी एल दैट इज कांस्टेंट, डूइंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन डी क्यू इक्वल्स लैम्डा डी एल। अब डायग्राम से समझो। प्यारे बच्चों, कूलम्स लॉ लगाने के लिए इस रिंग सेगमेंट पर एक छोटा सा पॉइंट चार्ज क्रिएट करना होगा। इसकी ज्योमेट्री सर्कुलर है, तो पॉइंट चार्ज क्रिएट करने का मेथड सीखना होगा, आपके लिए नई चीज़ है। सेंटर से एक रेडियस बनाते हैं। माना कि ये रेडियस डाउनवर्ड डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज थीटा एंगल फॉर्म कर रहा है। फिर डी थीटा एंगल पर एक और रेडियस बनाते हैं। डी थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल एंगल। डी थीटा एंगल वेरी वेरी स्मॉल। प्यारे बच्चे, जो दो रेडियस मैंने रेड कलर से बनाए हैं, इन दोनों के बीच में इस रिंग सेगमेंट का एक छोटा सा एलिमेंट एंट्रैप हो जाएगा। बहुत छोटा सा होगा क्योंकि डी थीटा वेरी स्मॉल है। ये जो छोटा सा एलिमेंट है, इस पर बहुत थोड़ा सा चार्ज होगा। उस चार्ज को डी क्यू लिखा जा सकता है। इसके लेंथ को कैलकुलस में डी एल लिखा जा सकता है। और लेंथ ऑफ सर्कुलर आर्क के थ्योरी से डी एल की वैल्यू क्वाड ई थीटा लिखा जा सकता है। इज इट? लैम्डा तो कांस्टेंट है ही। प्यारे बच्चों, ये जो डी क्यू छोटा सा पॉइंट चार्ज है, इस छोटे से पॉइंट चार्ज को अगर पॉइंट ओ से मिला दूँ और पॉइंट ओ पे +1 पुट कर दूँ, तो इस पे लगने वाला रिपल्सन फोर्स शोन बाई पर्पल कलर इसी डायरेक्शन में आउटवर्ड आना चाहिए। और इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी स्मॉल होगा, इसको वेक्टर कैलकुलस में डी वेक्टर लिखोगे। और ये एंगल थीटा यहाँ शो किया हुआ है, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल ये भी अप्रॉक्सीमेटली थीटा ही होगा। बच्चों, जैसे जैसे हम लोग इस डी क्यू को इस पर ट्रेवल कराएंगे, बहुत सारे डी क्यू के इस पर काट लिए जाएं, तो हर एक डी क्यू का यहाँ जो डायरेक्शन होगा वो रोटेट होगा, इसी प्लेन में रोटेट होगा। डी वेक्टर 2 डायमेंशनल वेक्टर है, वो इसी प्लेन में रोटेट होगा। तो जब कोई एलिमेंट वेक्टर 2 डायमेंशनल होता है, तो उसको डायरेक्ट इंटीग्रेट करने के बजाय उसके कंपोनेंट निकाले जाते हैं। तो इसके दो कंपोनेंट आएंगे ऑर्थोगोनल। एक एक्स कंपोनेंट आएगा लेफ्ट साइड, एक वाई कंपोनेंट आएगा अपवर्ड। इसको मैंने पॉजिटिव एक्स मान लिया, इसको पॉजिटिव वाई मान लिया। इसको डी एक्स लिखोगे, इसको डी वाई लिखोगे। ये थीटा एंगल पे कंपोनेंट है, तो ये कॉस में आएगा मॉड डी कॉस थीटा, और ये कंपोनेंट साइन में आएगा मॉड डी साइन थीटा। गॉट इट? तो ये दो कंपोनेंट निकालने के बाद इन दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट किया जाएगा। प्यारे बच्चों, अब थीटा की लिमिट इंटीग्रेट करते वक्त तुमको चाहिए होगी, तो मैं सिखा रहा हूँ कैसे लिखा गया है। जब हम लोग यहाँ पे एलिमेंट काट रहे थे, इस वाले रेडियस को डाउनवर्ड डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज सेंस में प्लस थीटा डिफाइन किया हुआ है। जो एंटी क्लॉकवाइज एंगल होगा वो प्लस माना जाएगा, तो जो क्लॉकवाइज होगा वो माइनस माना जाएगा। कोऑर्डिनेट कन्वेंशन यहाँ पे लगाते हैं। तो जब इंटीग्रेट करते वक्त यहाँ से स्टार्ट करूँगा, तो बच्चों यहाँ पे थीटा की लिमिट नेगेटिव आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि इस डाउनवर्ड डायरेक्शन से ये रेडियस फैक्टर क्लॉकवाइज एंगल बनाएगा। देखो, क्लॉकवाइज एंगल बनाएगा, 5/2 बनाएगा। क्लॉकवाइज होने की वजह से माइनस होगा, मैग्नीट्यूड 5/2 होगा। फिर इंटीग्रेट करते करते जब हम लोग ट्रेवल करते करते राइट एक्सट्रीम पे यहाँ पहुँच जाएंगे, तो थीटा की लिमिट यहाँ पे प्लस होगी। यहाँ पे बच्चों प्रिंटिंग एरर है, मैं करेक्शन कर लूँगा। यहाँ पे आएगी +5/2 आएगी।
क्यों आएगी? क्योंकि ये जो रेडियस वेक्टर होगा और ये जो डाउनवर्ड डायरेक्शन है उससे बनने वाला एंगल एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो एंटी क्लॉकवाइज को आपने पॉजिटिव साइन डिफाइन किया है, तो ये तो प्लस होएगा और मैग्नीट्यूड 5/2 होगा। तो बच्चों अपर लिमिट इसका +5/2 होगा, मैं करेक्शन कर लूँगा। आप डी क्यू की वैल्यू निकालना सीखो, डी एल आर डी थीटा निकाल चुके हो। देखो डी एल की वैल्यू आर डी थीटा पुट किया, डी क्यू कम्स आउट लैम्डा इंटू आर डी थीटा। अब कूलम्ब्स लॉ लगा सकता हूँ क्योंकि ये पॉइंट चार्ज क्रिएट हो गया है। तो कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग पॉइंट 2 का डी क्यू से जो डिस्टेंस आएगा दैट विल बी इक्वल टू रेडियस स्मॉल आर, डायरेक्शन ऐसे आउटवर्ड आएगा। तो देखो मैं डी का मैग्नीट्यूड लिखता हूँ, मॉडुलस ऑफ डी वेक्टर 1/4πε0 डी क्यू बाई आर स्क्वायर। बच्चों पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला यही होता है। नाउ डी क्यू इज लैम्डा आर डी थीटा अपॉन आर स्क्वायर को आर से कट करो, बिकम्स लैम्डा अपॉन 4πε0 आर इंटू डी थीटा। अब कंपोनेंट तो आप निकाल ही चुके हो, डी एक्स निकालोगे दैट विल बी डी साइन थीटा, लिख दिया। तो डी एक्स को पूरे एलिमेंट पर इंटीग्रेट करो, मतलब पूरे रिंग सेगमेंट पे इंटीग्रेट करोगे तो टोटल एक्स कंपोनेंट आएगा। थीटा की लिमिट एक्सप्लेन कर चुका हूँ। पूरे सेगमेंट को कवर करने के लिए थीटा की लिमिट होगी -5/2 टू +5/2। लिमिट रिपीट किया, डी एक्स की वैल्यू डी साइन थीटा समझा चुका हूँ। ऊपर से डी की वैल्यू यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर डालो, साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर डालो, कांस्टेंट क्वांटिटी बाहर निकालो, साइन थीटा का इंटीग्रल होगा माइनस कॉस थीटा। लिमिट पुट करो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट किया, कॉस ऑफ -5/2 इज प्लस कॉस 5/2। देखो डिफरेंस 0, इट मीन्स एक्स कंपोनेंट कम्स आउट 0। बच्चों इस डेरिवेशन में इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट 0 आएगा। अब वाई कंपोनेंट निकालो, टोटल वाई कंपोनेंट वाई इक्वल्स इंटीग्रल डी वाई लिमिट -5/2 टू +5/2 और डी वाई इज डी कॉस थीटा। डी की वैल्यू रखो, कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करो, कांस्टेंट को बाहर निकालो। बच्चों कॉस थीटा का इंटीग्रल साइन थीटा होता है, आप पढ़ चुके हो। लिमिट रख दो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। देखो ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते हो बच्चों, साइन ऑफ -5/2 इज -sin 5/2। तो जब इसको -sin 5/2 लिखोगे तो ये प्लस हो जाएगा। देखो और ये ऐड होके डबल हो जाएगा, ये 2sin 5/2 होगा, ये 4 2 से कैंसिल आउट होगा, 2 बचेगा, y कंपोनेंट कम्स आउट लैम्डा अपॉन 2πε0 r इंटू साइन 5/2। उसके बाद बच्चों वेक्टर फॉर्म में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आप कैसे सीखे हो? आप सीखे हो एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप, ऐसे लिखोगे, बट एक्स इज 0 and this is EY. So finally net electric field is only EYJ। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट ओ पर होगा वो जे कैप के पैरेलल होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव स्केलर है। जे कैप के पैरेलल होने का मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वाई एक्सिस के डायरेक्शन में होगा। इसीलिए मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वर्टिकली अपवर्ड आएगा, दैट इज अलोंग वाई एक्सिस। मैग्नीट्यूड लेने पर आता है लैम्डा अपॉन 2πε0 r इंटू साइन 5/2, हेंस प्रूव्ड। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड डिराइव हो गया। पॉइंट चार्ज की थ्योरी लगा के पोटेंशियल निकालो एट पॉइंट ओ। तो डी भी पहले लिखोगे, डी वी इज पोटेंशियल एट पॉइंट ओ ड्यू टू डी क्यू। तो बच्चों पॉइंट चार्ज के फार्मूले से होगा
1/4 और dq/r। थीटा की लिमिट पहले से बता चुका हूँ। dq की वैल्यू होगा लैम्डा इंटू आर डी थीटा। आर को आर से कट करो, λ/4πε0 इंटू डी थीटा बचेगा। बच्चों ये क्वांटिटी कांस्टेंट इंटीग्रल के बाहर निकालो और डी थीटा का इंटीग्रल थीटा होगा, उसको लिख डालो। फिर लिमिट पुट करो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, माइनस माइनस प्लस, ये डबल होके 5 होगा। आंसर आता है λ/4πε0। सो दिस इज नेट पोटेंशियल V, λ/4πε0। हेंस प्रूव्ड। लैम्डा को क्यू में कैसे कन्वर्ट करोगे? बच्चों जब लैम्डा कांस्टेंट होता है तो सिंपल फार्मूला होता है Q/L, और रिंग सेगमेंट का टोटल लेंथ R इंटू 5 होगा। 5 रेडियन में होना चाहिए। लैम्डा को 5 में मल्टीप्लाई करोगे तो λ5 आता है Q/R। तो ऊपर वाले फार्मूले में λ5 की जगह पे Q/R रख दो। तो गेट टू दिस फार्मूला 1/4πε0 Q/R। हेंस प्रूव्ड। पोटेंशियल के दोनों फार्मूले डिराइव हो गए। बच्चों ये फार्मूले न्यूमेरिकल्स में काम आएंगे। न्यूमेरिकल्स के लिए फार्मूले लर्न करके रखना। कॉन्फिडेंस के लिए डेरिवेशन की प्रैक्टिस कर लेना। अब मेरा नेक्स्ट डेरिवेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ अ रिंग ऑफ चार्ज। बच्चों इस डायग्राम में एक कंप्लीट रिंग शो करी है और इस रिंग का प्लेन स्क्रीन और पेपर पे परपेंडिकुलर है। ऐसा जूम करो, पेपर पे या स्क्रीन पे परपेंडिकुलर है। आधी रिंग इनसाइड है और आधी रिंग आउटसाइड है। रिंग का सेंटर स्क्रीन और पेपर के प्लेन में होगा और रिंग के प्लेन पे परपेंडिकुलर एक लाइन बना दो, इसको एक्सिस ऑफ द रिंग कहते हैं। तो बच्चों रिंग के एक्सिस पे स्मॉल आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट P है। यहाँ पे आपको पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए होगा। इस रिंग का मेन रेडियस कैपिटल R है। रिंग बहुत पतली है और इसके पेरिफेरी पे टोटल चार्ज जो स्प्रेड है दैट इज Q। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन माना गया है। तो बच्चों में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो आसानी से समझा सकता हूँ। अगर यहाँ +1 रखा जाए, इस पूरे रिंग पे जो चार्ज है उस चार्ज का सेंटर ऑफ मास की थ्योरी से सेंटर ऑफ चार्ज पॉइंट O आएगा। पॉइंट O पे पूरे चार्ज को कंसंट्रेट करा दिया जाए और यहाँ +1 पुट किया जाए तो लगने वाला रिपल्सन फोर्स राइटवर्ड आएगा। इससे ये पता चलता है कि रिंग के एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड राइटवर्ड होता है, अलोंग द एक्सिस होता है और राइटवर्ड ही होता है, इंक्लाइन करते ही नहीं होता। तो बच्चों हम लोग करेंगे कि आप पॉइंट P पर सबसे पहले पोटेंशियल का फॉर्मूला निकालेंगे। डिराइव करने पर देखा जाएगा कि पोटेंशियल R का फंक्शन होगा। फिर R को वेरिएबल बाद में मान लिया जाएगा। जब R को बाद में वेरिएबल मान लिया जाएगा, पोटेंशियल R का फंक्शन होगा, तो कैलकुलस डिफरेंशियल मेथड से इलेक्ट्रिक फील्ड डिराइव हो जाएगा। पहले फार्मूला रिवाइज करा दूं। एट द पॉइंट P at R equals R, net electric field comes out 1/4πε0 QR upon R square plus small r square power 3/2। डायरेक्शन along OP। और बच्चों पॉइंट P पर नेट पोटेंशियल डिराइव करने पर आता है 1/4πε0 Q/√R स्क्वायर प्लस स्मॉल r स्क्वायर। फार्मूला पहले भी बता चुका हूँ, ग्राफ पहले भी बता चुका हूँ, आज पूरी एनालिसिस होने जा रही है। एनालाइज करने पर इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ पहले इंक्रीजिंग आता है, फिर डिक्रीजिंग आता है। एक मैक्सिमम पॉइंट मिलता है, एक पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मिलता है। मैक्सिमम पॉइंट का करस्पॉन्डिंग स्मॉल r की वैल्यू
डिराइव करने पर आएगी कैपिटल आर इंटू रूट 1/2। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का करस्पॉन्डिंग स्मॉल आर की वैल्यू आती है कैपिटल आर इंटू रूट 3/2। ये मैं डेरिवेशन आपको देने जा रहा हूँ। जब ये दोनों डिराइव हो जाएंगे तो ये वाली वैल्यू स्मॉल आर की जगह पे यहाँ ला के पुट करोगे, यहाँ ला के पुट करोगे तो करस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा। तो इसका बच्चों करस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड ई मैक्स होगा। तो ई मैक्स निकालने के लिए आप क्या करोगे, जहाँ जहाँ स्मॉल आर है वहाँ पे कैपिटल आर इंटू रूट 1/2 पुट कर डालोगे, सिंप्लीफाई कर डालोगे तो ई मैक्स मिल जाएगा। ई प्राइम कैसे निकालोगे, स्मॉल आर की जगह पे कैपिटल आर इंटू रूट 3/2 पुट करोगे तो इसका करस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड ई प्राइम मिल जाएगा। आई मीन यहाँ पे स्मॉल आर है, यहाँ पे स्मॉल आर है, दोनों ही जगहों पे कैपिटल आर रूट 3/2 रख लेना, सिंप्लीफाई कर लेना, ई डैश आई मीन ई प्राइम मिल जाएगा। तो आपको खुद से निकालना होगा, मैं हिंट आपको दूंगा। बच्चों डिराइव करने पर पोटेंशियल का जो ग्राफ आता है वो कंटिन्यूसली डिक्रीजिंग आता है, कंटिन्यूसली डिक्रीजिंग आता है। सेंटर पे मैक्सिमम होता है, सेंटर पे स्मॉल आर 0 होगा, मैक्सिमम पोटेंशियल V0 होगा। इन बच्चों इस ग्राफ में एक पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा और डिराइव करने पर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की करस्पॉन्डिंग स्मॉल आर की वैल्यू आएगी कैपिटल आर इंटू रूट 1/2। पोटेंशियल के फार्मूले में जब स्मॉल आर की वैल्यू पुट करोगे तो उसका करस्पॉन्डिंग पोटेंशियल V प्राइम आएगा। आई मीन यहाँ पे जब कैपिटल आर इंटू रूट 1/2 पुट कर डालोगे, सॉल्व करने पर V प्राइम की वैल्यू यहाँ से सॉल्व हो जाएगी। बच्चों पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बहुत पहले कई बार बता चुका हूँ। इसका मतलब इसके लेफ्ट साइड में अगर कर्व कॉन्वेक्स दिखता है तो इसके राइट साइड में कॉनकेव दिखना शुरू हो जाता है। इसी को कहते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ये भी है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, लेफ्ट साइड में कॉन्वेक्स दिखता है तो राइट साइड में कॉनकेव दिखना शुरू हो जाता है। तो ये भी है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ये फिगर बी और ये फिगर ए। सबसे पहले हम लोग ये दो फॉर्मूले डिराइव करेंगे, फिर ग्राफ के एनालिसिस करेंगे। नाउ सी द नेक्स्ट फिगर फॉर द रेफरेंस। एट पॉइंट P, पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज एलिमेंट dq, dV इक्वल्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट dq अपॉन अंडर रूट कैपिटल R स्क्वायर प्लस स्मॉल r स्क्वायर। बच्चों ये पॉइंट चार्ज के फार्मूले से गवर्न होगा। कैसे होगा देखो, हम लोग क्या है कि जो थ्योरी डेवलप करे हैं या जब भी फिजिक्स में कोई भी चैप्टर आप पढ़ते हो तो कोई भी थ्योरी पार्टिकल के लिए डेवलप करी जाती है। फिर बिग साइज के बॉडी में पार्टिकल थ्योरी लगाते हैं तो कैलकुलस मेथड से फार्मूले बनते हैं। इतने बड़े चार्ज का पोटेंशियल निकालना आप नहीं सीखे हो, पॉइंट चार्ज की थ्योरी पढ़े हो तो इस पर पॉइंट चार्ज क्रिएट करना पड़ेगा। मान लो कि इस रिंग पे एक छोटा सा टुकड़ा मैंने क्रिएट किया, बहुत छोटा सा पीस है ये, उस पर चार्ज वेरी स्मॉल होगा dq। फिलहाल सेंटर से डिस्टेंस तो कैपिटल R ही होगी, ये कैपिटल R रिंग के प्लेन में होगा। सोचो, कैपिटल R रिंग के प्लेन में होगा। इसको पॉइंट P से मिला दो, बच्चे इस डायग्राम में एक एरर है। एरर ये है कि यहाँ पे 90 डिग्री शो किया हुआ, ये गलत है। एक्चुअली 90 डिग्री तो ये होगा, क्योंकि ये जो रेडियस वेक्टर होगा वो पेपर के प्लेन पे परपेंडिकुलर होगा, ये रिंग के प्लेन में होगा। रिंग का प्लेन पेपर पे परपेंडिकुलर है तो माना जाएगा कि ये रिंग के प्लेन पे परपेंडिकुलर होगा।
कैपिटल आर जो होगा वो इस पेपर के प्लेन पर परपेंडिकुलर होगा क्योंकि रिंग के प्लेन में है, और ये जो एक्सिस है वो पेपर के प्लेन में होगा। तो बच्चों ये एंगल 90 होगा। जब ये 90 होगा तो ये हाइपोटेन्यूस होगा। ये 90 बिल्कुल नहीं होगा, मैं करेक्शन कर लूँगा। तो पाइथागोरस थ्योरम से इसकी वैल्यू आएगी अंडर रूट कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर। इमेजिन करो ये हाइपोटेन्यूस होगा पाइथागोरस थ्योरम से, और ये 90 होगा। तो पॉइंट पी पे जो पोटेंशियल होगा डी क्यू की वजह से, अब मैं पार्टिकल थ्योरी लगा सकता हूँ। तो ये जो डी क्यू चार्ज है उससे पॉइंट पी का जो डिस्टेंस आएगा वो हम लोग निकाल चुके हैं। तो यहाँ पे पोटेंशियल वेरी स्मॉल होगा, उसको कैलकुलस नोटेशन में डीवी लिखा जाएगा। देखो डीवी, तो ये क्यू बाई आर फार्मूला है, क्यू की जगह पे डी क्यू और आर की जगह पे डिस्टेंस, और ये 1/4πε0 फ्री स्पेस मान लो। तो जब बच्चों पॉइंट पी पे टोटल पोटेंशियल चाहिए होगा, तो ये जो चार्ज एलिमेंट है इसको पूरे रिंग पे ट्रैवल कराते हैं, टहलाते हैं। जब पूरे रिंग पे इसको ट्रैवल कराओगे तो एक लूप पे चलेगा, एक क्लोज लूप पे चलेगा, जहाँ से चलेगा वहीं पहुँच जाएगा। इसलिए यहाँ पे इंटीग्रेट करते वक्त लोअर लिमिट अपर लिमिट नहीं लिखते, लूप पे ट्रैवल कराते हैं तो साइक्लिक इंटीग्रल का सिंबल देते हैं। तो हो गया साइक्लिक इंटीग्रल डीवी, और ये हो गया डीवी की वैल्यू। प्यारे बच्चों, जब इस डी क्यू को पूरे रिंग पे ट्रैवल कराओगे, कैपिटल आर उतना ही रहेगा और ये डिस्टेंस उतनी ही रहेगी। तो ये क्वांटिटी कांस्टेंट मानी जाएगी। कांस्टेंट क्वांटिटी को इंटीग्रल के बाहर निकाला जाएगा। साइक्लिक इंटीग्रल के अंदर डी क्यू बचेगा। डी क्यू एक स्केलर क्वांटिटी है। इसका फिजिकल मीनिंग ये होता है कि इस पूरे रिंग पे छोटे छोटे डी क्यू अगर काटे जाएं और सभी को सम कर दिया जाए तो वो इंटीग्रल डी क्यू का मीनिंग होता है। सारी डी क्यू को सम किया जाएगा, दैट विल गिव यू होल ऑफ द चार्ज क्यू। तो बच्चों इस साइक्लिक इंटीग्रल डी क्यू का फिजिकल मीनिंग होल ऑफ द चार्ज क्यू होगा। सो यहाँ पे मैंने क्यू लिख डाला और ये कांस्टेंट क्वांटिटी रिपीट कर डाला, तो पॉइंट पी पर नेट पोटेंशियल डिराइव हो गया। इज इट? इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पहले से समझा चुका हूँ, को राइट वर्ड ही आएगा। अब इसका मैग्नीट्यूड कैसे डिराइव होगा समझाता हूँ। अगर पॉइंट पी को इस एक्सिस पे ट्रेवल कराया जाए, केवल एक्सिस पर, क्योंकि हम लोग जो डेरिवेशन कर रहे हैं वो एक्सियल पॉइंट के लिए कर रहे हैं, अगर इसको एक्सिस पे ट्रेवल कराया जाए लेफ़्ट टू राइट, तो ये स्मॉल आर वेरिएबल हो जाएगा। हाउएवर कैपिटल आर उतने का उतना ही रहेगा, स्मॉल के उतने का उतना ही रहेगा। तो ये जो पोटेंशियल का फंक्शन है बच्चों, इसमें स्मॉल आर को वेरिएबल माना जाएगा। कहेंगे पोटेंशियल स्मॉल आर का फंक्शन हो गया। तो बहुत पहले थ्योरी पढ़ाया हूँ कि जब पोटेंशियल स्मॉल आर का फंक्शन होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर डिराइव करने के लिए फार्मूला यूज हो सकता है माइनस डी वी बाई डी आर। इज इट? ये बहुत फार्मूला बहुत पहले बताया गया। अगर सॉल्व करने पर ये पॉजिटिव आता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड राइटवर्ड आएगा। सॉल्व करने पर अगर ये नेगेटिव आता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्टवर्ड आएगा। ये कॉन्सेप्ट आपको बताया गया है। तो मैं इस फार्मूले को यूज करने जा रहा हूँ, इससे इंटीग्रल कैलकुलस लगाने से बच जाओगे। एंड v इज फंक्शन ऑफ r। नाउ v इक्वल्स माइनस डी डी आर ऑफ v। v की वैल्यू ब्रैकेट में लिख डालो। सिर्फ स्मॉल r को वेरिएबल बनाए हो, इसमें से जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकालो। बच्चों यहाँ डी डी आर ऑफ 1/√कैपिटल R स्क्वायर प्लस स्मॉल r स्क्वायर बचेगा। तो जब इस ऊपर ले जाएंगे तो रूट माइनस हाफ बन जाएगा।
और चेन रूल से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये फॉर्मूला आएगा -1/2 इंटू कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर पावर -3/2 इंटू 2r। चेन रूल अप्लाई करोगे 2 और 2 कैंसिल आउट होगा, माइनस और माइनस प्लस होगा, ये डिनोमिनेटर में आके +3/2 होगा। तो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला फाइनली क्या मिलता है 1/4πε0 QR अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर पावर 3/2। हैंस प्रूफ्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला भी डिराइव हो गया। डायरेक्शन पहले से समझा चुका हूँ कि दैट विल बी अलोंग ओपी ड्यू टू सिमेट्री इन पोजीशन। अब बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है ग्राफिकल एनालिसिस। ग्राफिकल एनालिसिस सी फिगर ए एंड बी ऑन पेज नंबर 92। फिगर ए और बी मैं पहले से समझा चुका हूँ, अब इसके एनालिसिस आप देखो। वी नो एट पॉइंट पी एट आर इक्वल्स आर, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड डिराइव्ड along OP, this is potential formula derived। तो बच्चों इसमें स्मॉल आर को वेरिएबल माना गया है क्योंकि पॉइंट पी एक्सिस पे कहीं भी हो सकता है, बाकी सब कांस्टेंट है। तो ग्राफ कैसा दिखेगा, इंक्रीजिंग होगा डिक्रीजिंग होगा, उसकी थ्योरी पढ़ा चुका हूँ। डेरिवेटिव टेस्ट करते हैं। पहले निकालेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव dy/dr, दैट इज ddr ऑफ टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड। कांस्टेंट क्वांटिटी को बाहर निकाला, ddr ऑफ r बाई दिस। बच्चों न्यूमरेटर में स्मॉल आर वेरिएबल है, डिनोमिनेटर में भी स्मॉल आर वेरिएबल है, तो कोसेंट रूल लगाऊंगा डिफ्रेंशिएट करने के लिए। तो बच्चों कोसेंट रूल में क्या होता है डिनोमिनेटर स्क्वायर, फिर होता है डिनोमिनेटर इंटू डिफरेंशियल ऑफ न्यूमरेटर। बच्चों न्यूमरेटर स्मॉल आर है, इसका आर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल तो 1 होगा, सो दिस इज 1। फिर लगते हैं माइनस न्यूमरेटर इंटू डिफरेंशियल ऑफ डिनोमिनेटर। बच्चों जब इसको मैं डिफरेंशिएट करूँगा डिनोमिनेटर को, चेन रूल लगाना पड़ेगा। इसका डिफरेंशियल आएगा 3/2 इंटू आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर पावर 1/2 इंटू 2r। कैलकुलस की अच्छी प्रैक्टिस कर लोगे, ये बहुत तेज़ी समझ में आएगा। ये चेन रूल लगा के मैंने डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट कर रखा है। फिर क्या होगा बच्चों, इसमें से ये क्वांटिटी कॉमन ले जाएगी, इसको कॉमन लेंगे तो यहाँ से भी कॉमन लेंगे, फिर इसको कैंसिल आउट कराएंगे तो नीचे 5/2 पावर बचेगा, और 1/2 पावर कॉमन लेंगे तो सिंगल पावर यहाँ बचेगा। सिंगल पावर की क्वांटिटी रिपीट किया, 1 लिख डाला, इसको रिपीट किया, ये कॉमन जा चुका है, यहाँ 2r बचेगा, 2r रिपीट किया। फिर बच्चों ये 2 और 2 कैंसिल होगा, यहाँ पे 3r स्क्वायर आएगा। तो जब 3r स्क्वायर नेगेटिव आएगा और 1r स्क्वायर पॉजिटिव होगा तो न्यूमरेटर में बचेगा कैपिटल आर स्क्वायर माइनस 2 स्मॉल आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पावर 5/2 इंटू दिस। प्यारे बच्चों इसको देख कर क्या लगता है, देख कर लगता है कि जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, तो इसका कोई सिंगल साइन नहीं होगा, तो मैक्सिमम मिनिमा की थ्योरी आएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड को मैक्सिमम और मिनिमम होने के लिए उसका फर्स्ट डेरिवेटिव 0 होना चाहिए, थ्योरी पढ़े हो। इस फर्स्ट डेरिवेटिव को कर दो इक्वल टू 0 किया। कोई फ्रैक्शन 0 होता है तो उसका न्यूमरेटर 0 होना चाहिए, तो न्यूमरेटर को कर दो 0 अलग से। स्मॉल आर आपके डायग्राम में सिर्फ पॉजिटिव होगा, नेगेटिव नहीं होगा, तो इसको सॉल्व करके स्मॉल आर का पॉजिटिव रूट निकालो। बच्चे स्मॉल आर की इस वैल्यू को मैथ में क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि स्मॉल आर की इस वैल्यू पर
इलेक्ट्रिक फील्ड या तो मैक्सिमम होगा या तो मिनिमम होगा। कंफर्म करने के लिए बच्चों आपको सेकेंड डेरिवेटिव लेना होगा। मैं सेकेंड डेरिवेटिव ले रहा हूँ, d2e/dr2। इसका मीनिंग क्या हुआ, फर्स्ट डेरिवेटिव को एक बार और डिफ्रेंशिएट करो। ऊपर फर्स्ट डेरिवेटिव इतना निकाले हो, उस पर एक ddr और लगा दो। कांस्टेंट को बाहर निकाल लो, फिर ये कोसेंट रूल लगाओगे। न्यूमरेटर भी वेरिएबल है, डिनोमिनेटर भी वेरिएबल है। फिर कोसेंट रूल, डिनोमिनेटर स्क्वायर, डिनोमिनेटर इंटू डिफरेंशियल ऑफ न्यूमरेटर। बच्चों इसका डिफरेंशियल 0 आएगा, इसका -4r आएगा, सो लिख डाला। फिर लिखते हो नेगेटिव, फिर लिखते हो न्यूमरेटर इंटू डिफरेंशियल ऑफ डिनोमिनेटर। तो बच्चों चेन रूल लगा के इसको डिफ्रेंशिएट करो। दैट विल कम आउट 5/2 इंटू r² + r² पावर 3/2 इंटू 2r। चेन रूल लगाओगे इतना आएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करो। मैं थोड़ा आइडिया दे रहा हूँ, इसमें से इस क्वांटिटी को कॉमन ले लो। जब इसको कॉमन लोगे तो यहाँ से भी कॉमन लोगे। जब कॉमन ले लोगे तो यहाँ पे इस पे पावर 1 बचेगा, इज इट, -4r बचेगा। ये पूरा का पूरा रिपीट होगा, 5/2 रिपीट होगा। ये कॉमन जा चुका है, यहाँ 2r बचेगा। बच्चों जब इसको कॉमन ले लेते हो तो इसको कैंसिल कराते हो, कैंसिल कराते हो तो डिनोमिनेटर में पावर 7/2 बचता है। करके देख लो। अब इसमें से क्या करो, स्मॉल r यहाँ से कॉमन लो, स्मॉल r यहाँ से कॉमन लो, 2 को 2 से कट करो, और नेगेटिव यहाँ से कॉमन लो, नेगेटिव यहाँ से कॉमन लो। तो नेगेटिव कॉमन लिया, स्मॉल r कॉमन लिया, इसको रिपीट करो। यहाँ 4 बचेगा, ये प्लस होगा, इसको रिपीट करो, यहाँ खाली 5 बचेगा, ऐसे। फिर इसको सिंप्लीफाई करो, तो आसान हो गया। इस पूरे को सिंप्लीफाई करो, दिस विल कम आउट 3r² - 2r², और यहाँ पे एक 3 भी आएगा। करके देख लेना। डिनोमिनेटर को रिपीट करो, 4πε0 को रिपीट करो। तो प्यारे बच्चों, हम लोग मैक्सिमम मिनिमम कंफर्म कैसे करते हैं। ये जो क्रिटिकल पॉइंट डिराइव हुआ है, इस पॉइंट पर सेकेंड डेरिवेटिव का साइन टेस्ट करते हैं। तो जब स्मॉल r की वैल्यू पुट करी जाएगी यहाँ पर और यहाँ पर, कर लेना। फिर स्मॉल r यहाँ भी रख लेना। यहाँ मैं फ़िलहाल रखा नहीं हूँ क्योंकि साइन ही केवल चेक करना है, इसलिए नहीं रखा हूँ, लेकिन यहाँ रख दिया हूँ, यहाँ रख दिया हूँ। तो बच्चों इसको सॉल्व करोगे आप तो इतना आएगा, आप क्रॉस चेक कर लेना। हाउएवर ये जो कुछ भी दिख रहा है आपको सेकेंड डेरिवेटिव, क्रिटिकल पॉइंट पर सेकेंड डेरिवेटिव नेगेटिव दिख रहा होगा, <0। जब सेकेंड डेरिवेटिव नेगेटिव आता है तो मैं मैथ में थ्योरी पढ़ा चुका हूँ, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड फंक्शन मैक्सिमम होगा। आई मीन इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा इस वाले पॉइंट पर, वही ग्राफ में दिखाया हुआ है। So your graph will have a maximum value at r equals √1/2 into capital R। यही ग्राफ में दिखाया हुआ है। और अगर सेकेंड डेरिवेटिव 0 है, प्यारे बच्चों पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की थ्योरी पढ़ाया हूँ कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पे फंक्शन का सेकेंड डेरिवेटिव 0 होता है। तो ऊपर सेकेंड डेरिवेटिव वेरिएबल फॉर्म में निकाल चुके हो, उसको इक्वल टू 0 करो, न्यूमरेटर को 0 करो और r की वैल्यू निकालो। तो जब न्यूमरेटर को 0 करोगे, r की वैल्यू सॉल्व करोगे, देखो यहाँ से क्या आएगा, √3/2 इंटू कैपिटल R। तो ये r की वो वैल्यू है जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड के ग्राफ में पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मैंने दिखाया हुआ था।
So your graph will have a point of inflection at r equals √3/2r. ग्राफ में दिखाया हूँ. From the figure A on page 92, now you can find E max and E dash by yourself. इसका आइडिया दे चुका हूँ बच्चों, आप खुद से निकाल लेना. आप पोटेंशियल के ग्राफ को कंफर्म करो. पोटेंशियल का ग्राफ कैसा दिखेगा उसके लिए भी डेरिवेटिव टेस्ट करोगे. dv/dr, ddr ऑफ v, कांस्टेंट को बाहर निकालो और इसको डिफ्रेंशिएट करो. ये काम आप पहले भी कर चुके हो. जब इलेक्ट्रिक फील्ड डिराइव किए थे तो ये आप पहले भी निकाल चुके हो, वहाँ से मैच करा लो. तो ये माइनस साइन में इतना आता है. ये देख कर लगता है कि ये तो पूरा पॉजिटिव है मगर ये नेगेटिव है, मतलब dv/dr स्ट्रिक्टली नेगेटिव होगा. बच्चों जब फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव नेगेटिव होता है तो फंक्शन को डिक्रीजिंग बोलते हो. तो पोटेंशियल का ग्राफ कंटिन्यूअसली डिक्रीजिंग आएगा जो कि दिख रहा होगा. उसके बाद जब एक कंटिन्यूअसली डिक्रीजिंग है तो मैक्सिमम मिनिमा की थ्योरी काम करेगी नहीं, क्योंकि ये तो मोनोटॉनिक फंक्शन हो गया, सिर्फ डिक्रीजिंग ही होगा. तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन डिराइव करता हूँ, उसके लिए सेकेंड डेरिवेटिव चाहिए. आई मीन ddr ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव. बच्चों dv/dr को माइनस ए लिख सकता हूँ, माइनस को बाहर निकाल सकता हूँ, ये माइनस dv/dr हो गया. थोड़ी देर पहले मैंने dv/dr डिराइव किया था, वहाँ से उसको उठा लो, यहाँ पे लाके पुट कर दो. फॉर द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन सेकेंड डेरिवेटिव मस्ट बी 0. इस न्यूमरेटर को 0 करो, स्मॉल आर की पॉजिटिव वैल्यू निकालो, नेगेटिव एग्जिस्ट नहीं करता. इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, वीआर ग्राफ में एक पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा जिसके लिए स्मॉल आर की इतनी वैल्यू आएगी. सो वीआर ग्राफ विल हैव अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन एट आर इक्वल्स दिस. ऊपर पोटेंशियल के ग्राफ में ये मैंने आपको दिखाया है, एक बार फिर से देख लो. नाउ वी कैन इजीली चेक दैट इफ स्मॉल आर इज लेस देन दिस, सेकेंड डेरिवेटिव साइन कम्स आउट नेगेटिव. इट मीन्स जब आर की वैल्यू इससे छोटी होगी तो वी आर ग्राफ कैसा दिखेगा, कॉन्वेक्स अपसाइड. व्हेन आर इज ग्रेटर दैन दिस, सेकेंड डेरिवेटिव विल बी पॉजिटिव. ग्राफ कैसा दिखेगा, कॉनकेव अपसाइड. इसीलिए वी आर ग्राफ आप जो देख रहे हो, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के लेफ्ट साइड में कॉन्वेक्स दिख रहा है और राइट साइड में कॉनकेव दिख रहा है. फिर मैंने आपको फिगर बी पेज 92 पर वी नॉट और वी डैश निकालने का टेक्निक सिखा चुका हूँ, उसे आप खुद से निकाल लोगे. फिर मैं रिमार्क लगाता हूँ, पोटेंशियल फंक्शन वी आर इज कंटिन्यूअस and differentiable at small r greater than 0. Similarly, electric field function ER is also continuous and differentiable at small r greater than 0. बच्चों ये जो स्टेटमेंट है ऐसा ही ग्राफ बना हुआ है. मैं ग्राफ एक बार फिर से आपको दिखाता हूँ, देख लो आप. बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड फंक्शन कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल है, किसी भी पॉइंट पर पॉइंटेड नुकीला नहीं है. फॉर्मूले के हिसाब से जब स्मॉल आर 0 रखते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आता है. और एनालिसिस कर चुके हो कि इसमें एक मैक्सिमा पॉइंट होगा, इसके लिए एक पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा, इसके लिए अभी अभी करे हो. यह पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन लेफ्ट साइड में कॉन्वेक्स दिखेगा, राइट साइड में कॉनकेव दिखेगा, और ये मैक्सिमा पॉइंट पीक वैल्यू, और ये दोनों आप खुद से निकालोगे. पोटेंशियल फंक्शन के एनालिसिस क्या हो कि कंटिन्यूअसली डिक्रीजिंग होगा, सो दिख रहा है, और एक पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा, इस पॉइंट पे अभी भी बताया हूँ. इसका करस्पॉन्डिंग वैल्यू आप फार्मूले से निकाल लोगे. आर 0 पुट करोगे तो मैक्सिमम वैल्यू वी नॉट भी आ जाएगी, निकाल लेना. सो बच्चों आज टाइम ज़्यादा हो रहा है इसलिए मैं इस एपिसोड को यहीं पे कंप्लीट करता हूँ.
फिर नेक्स्ट एपिसोड में मैं अभी और भी डेरिवेशंस आपको सिखाने जा रहा हूँ। मेरे पास अभी बहुत अच्छे अच्छे डेरिवेशंस है जो बोर्ड और कंपटीशन दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो अगले एपिसोड में मैं इसको डिराइव करूँगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ अ डिस्क ऑफ चार्ज। तो डिस्क ऑफ चार्ज का मैं आपको डेरिवेशन दूंगा एक्सियल पॉइंट पर, फिर ग्राफिकल एनालिसिस करूंगा, उसके बाद एक फाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज के एक्सिस पे पोटेंशियल और फील्ड डिराइव करूंगा, उसकी भी एनालिसिस करूंगा। फिर मैं कुछ एप्लीकेशन बेस बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स कराऊंगा जो जेई मेन और जेई एडवांस के लिए इम्पॉर्टेंट होगा। तो अगला एपिसोड भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा, मैथमेटिकल होगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप नेक्स्ट एपिसोड पे भी सीरियस रहोगे और वॉच ज़रूर करोगे और सारे एनालिसिस को सीखने की कोशिश करोगे। जो बच्चे इस एपिसोड को फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे उनको समझ में नहीं आ रहा होगा, उसके लिए उनको फिजिकल मैथमेटिक्स के सारे एपिसोड अपडेट करने होंगे। तो यूट्यूब पे जो मेरा चैनल है उस चैनल पे प्लेलिस्ट में जाओगे तो प्लेलिस्ट में फिजिकल मैथमेटिक्स के सारे एपिसोड सीक्वेंस में अपलोडेड है। उसको आप ठीक से अगर वॉच करोगे तो सारे मैथ के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और ये मेरी एनालिसिस आपको समझ में आनी शुरू हो जाएगी। सो प्यारे बच्चों, आप ऐसा ज़रूर करना। और जो भी नए बच्चे इसको पहली बार देख रहे होंगे, पहले फिजिकल मैथमेटिक्स अपडेट करेंगे, उसके बाद इस टाइटल के सारे एपिसोड सीक्वेंस में वॉच करेंगे, सीक्वेंस में मिस नहीं करेंगे, तब जाकर उनको पूरी बात समझ में आनी शुरू होगी। सो लास्ट टाइम ज़्यादा हो रहा है, इसलिए मैं इस एपिसोड को यहीं पे कंप्लीट करता हूँ। और जो कुछ मैं पढ़ा रही अपनी बुक से पढ़ा रहा हूँ जिसका टाइटल है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड कैपेसिटर्स वॉल्यूम 2। बच्चों, मैं इसका राइटअप प्रिपेयर कर रहा हूँ और कुछ ही दिनों में ये बुक पब्लिश हो जाएगी। तो इसको एडिट कर लूँगा, जो भी गलतियाँ दिख रही हैं फिर मैं पब्लिश करूँगा और आपको इन्फॉर्म करूँगा। सो इतनी देर तक मेरे साथ पेशेंस के साथ बने रहने के लिए थैंक यू वेरी मच and wish you good night. See you again.